की जय, भारत माता की जय। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। कश्मीर मसले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो गतिरोध बना हुआ है उसे तोड़ने के लिए दोनों देशों के शीर्ष खुफिया अधिकारियों ने एक अहम सीक्रेट बैठक जनवरी के महीने में दुबई में की थी। पुलवामा कांड और उसके जवाब में भारत के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद से दोनों ही न्यूक्लियर पावर देशों के बीच संबंध काफी तल्ख थे। जानकारी के मुताबिक इस गोपनीय बैठक में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और पाकिस्तान की ISI के अधिकारियों ने भाग लिया था। इस बैठक के आयोजन में संयुक्त अरब अमीरात ने मदद की थी। हालांकि इस गोपनीय बैठक के बारे में ना तो भारत सरकार और ना ही पाकिस्तानी हुकूमत की ओर से कोई टिप्पणी की गई। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मामलों के एक शीर्ष विश्लेषक आयशा सिद्दीकी का मानना है कि दोनों देशों के खुफिया अधिकारी कुछ महीनों से किसी तीसरे देश से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी के अनुसार थाईलैंड, दुबई और लंदन में इस तरह की उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी है। साथ ही आयशा सिद्दीकी का मानना है कि अतीत में भी जरूरत पड़ने पर दोनों देशों के बीच इस तरीके की गोपनीय बैठक होती रहेंगी, लेकिन इनके बारे में कभी भी सार्वजनिक तौर पर ये बातें सामने नहीं आने वाली है। अगली खबर LCA तेजस को लेकर आ रही है। दोस्तों, HAL का प्लान है कि तेजस MK1 के एंटायर प्रोडक्शन में अस्त्रा MK1 के साथ साथ ARSAM एयर टू एयर मिसाइल को भी इंटीग्रेटेड किया जाएगा। HAL एक सीमित श्रृंखला में LCA तेजस विमान पर एकीकरण का कार्य कर रही है, जो कि इस साल के अंत तक अस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को फायर करने में सक्षम होगा। यूरोपियन मिसाइल निर्माता MBDA से उन्नत शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल ASRAM के इंटीग्रेशन के लिए कंप्यूटर जनरेट किए गए डेटा को शुरू करने की योजना की तैयारी की जा रही है, जिन्हें HAL से बातचीत के बाद LCA तेजस पर फिटिंग के लिए अनुमोदित किया गया है। हीट सीकिंग ARSAM एयर टू एयर मिसाइल रूसी R-73 को क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए एक पूरक के रूप में देखा जाएगा, जिसे कि तेजस MK1 बेड़े में लगाया जाएगा, जो 2023 से उत्पादन में आ जाएगा। ASRAM पहले से ही इंटीग्रेटेड की जा चुकी है डिरेंट 3 में जागवार ग्राउंड स्ट्राइक फाइटर जेट की बेड़ों में, और इंडियन एयरफोर्स काफी उत्सुक है कि अगली पीढ़ी के क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल को पूरे बेड़े में लगाया जाए। इंडियन एयरफोर्स को भी IWER की पेशकश की गई है, जिसे कि इजराइल के द्वारा बनाया गया है और उसकी रेंज 100 किलोमीटर है। आपको बता दें कि तेजस MK1 पहले से ही 60 किलोमीटर रेंज वाली IWER के साथ इंटीग्रेटेड किया गया है, जो कि इजरायली कंपनी के अनुसार प्लग एंड प्ले सिस्टम होगा, जिसके लिए कोई आवश्यकता नहीं होगी कि विमान के हार्डवेयर या मिशन कंप्यूटिंग सिस्टम में परिवर्तन करने की। वही IWER को भी LCA तेजस में फिट किया जा सकता है। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स का ध्यान अभी तेजस MK1 बेड़े पर अस्त्रा MK1 और ASRAM को सक्षम करने पर है, जिसे कि IWER और R-73 से बदला जा सकता है। अस्त्रा MK2 एक डुअल पल्स मोटर आधारित 160 किलोमीटर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे इस साल के अंत में सुखोई 30 MKI से परीक्षण किए जाने की योजना बनाई गई है, और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ सालों में ये मिसाइल अपने डेवलपमेंटल और यूजर ट्रायल का परीक्षण करेगी। हालांकि इसके उत्पादन के लिए मंजूरी भी दे दी गई है। अस्त्रा IR इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सीकर अस्त्रा MK2 160 किलोमीटर वाली है, और अस्त्रा MK3 जो कि 340 किलोमीटर रेंज वाली है, और इससे भारत जो लंबे समय से एयर टू एयर मिसाइलों को आयातित करता है उनकी जगह लेंगी। यानी कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना का ध्यान स्वदेशी मिसाइलों पर है, लेकिन फिलहाल इसमें MBDA के द्वारा विकसित की गई ASRAM को इंटीग्रेटेड किए जाने की योजना बनाई जा रही है। अगली खबर गुजरात ATS को लेकर आ रही है। गुजरात की ATS और भारतीय तटरक्षक बल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ATS गुजरात और इंडियन कोस्ट गार्ड के संयुक्त अभियान के तहत 8 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ एक नाव और 30 किलो हेरोइन भी बरामद की गई है। इस हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करोड़ों की बताई जा रही है। 8 पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय जल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा के पास पकड़ा गया है। यानी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और वो इस तरीके की जो अवैध सामग्री है उन्हें या तो ड्रोन के जरिए भारत की सीमा पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और जब उसको यहाँ पर सफलता नहीं मिल रही है तो वो समुद्र के रास्ते भारत में तस्करी करने की सोच रहा है। लेकिन भारतीय सशस्त्र बल चारों तरफ से एक सुरक्षा घेरा बनाए हुए हैं, जिसके चलते पाकिस्तान अपनी हरकतों को अंजाम नहीं दे पा रहा है। अगली अपडेट नौसेना को लेकर आ रही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपने कदम रख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके ऊर्जा स्रोत, बाजार और संसाधन पश्चिम में स्थित है। रायसीना डायलॉग के दौरान उन्होंने कहा कि नौसेना हिंद प्रशांत की सुरक्षा एवं स्थायित्व के योगदान के लिए अपनी भूमिका के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने क्वाड देशों के बीच सैन्य सहयोग की संभावना के बारे में कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं
जिससे नौसेना नहीं निपट सकती है। पिछले महीने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड ग्रुप के टॉप लीडर्स की बैठक हुई थी और जिसमें कि भारत प्रशांत में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया गया था। ये फैसला ऐसे समय पर आया जब चीन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ा रहा था। अगली अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में T-90 टैंकों के अपने बेड़े के लिए उन्नत सुरक्षा और काउंटर मेजर सिस्टम की खरीद को मंजूरी दे दी है। सेना ने बख्तरबंद वाहनों की सर्वाइविलिटी को बढ़ाने वाली प्रणाली को विकसित करने के लिए भारतीय साझेदारों की पहचान की है। T-90S/SK टैंक्स मैकेनाइज्ड बलों के मेन आधार हैं और ये 2050 तक सेवा में बने रहेंगे। इसलिए भविष्य के युद्ध क्षमताओं को पूरा करने के लिए टैंकों को समय समय पर अपडेट किया जाना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में कहा गया है कि इन परिसंपत्तियों को सॉफ्ट और हार्ड किल मेजर के उपायों के जरिए टैंक की आंतरिक सुरक्षा के अलावा बढ़ी हुई सुरक्षा और सर्वाइविलिटी प्रदान करने के लिए आवश्यकता है। सेना शुरू में 800 से अधिक सुरक्षा प्रणालियों की खरीद कर सकती है। सेना के पास अपनी लिस्ट में लगभग 2000 T-90 टैंक है, जिन्हें शुरू से ही रूस से खरीदा गया था और बाद में चेन्नई के पास अवाड़ी में हैवी व्हीकल फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया था। भारत को 2028 तक T-90 का निर्माण करने की उम्मीद है और इन्हें पिछले साल लद्दाख में भी डिप्लॉय किया गया था। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने घरेलू स्रोतों से अधिग्रहण के लिए करीबन 13,700 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। इसमें बख्तरबंद वाहनों के लिए सुरक्षा प्रणालियों के लिए करीबन 5300 करोड़ रुपए शामिल थे। सेना की आवश्यकता एक ऐसी प्रणाली के लिए है जो एक साथ हमले की एक से अधिक दिशाओं का पता लगा सके और बख्तरबंद वाहनों की रक्षा कर सके, खास करके गाइडेड मिसाइल्स और प्रोजेक्टाइल से आने वाले खतरों के प्रति 1000 मीटर के वेग तक वो सुरक्षित रहें। ये 45 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर सभी दिन और रात के संचालन में भी सक्षम होने चाहिए। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साफ कह दिया है कि टैंकों को जो अपग्रेड किया जाना है वो भारत के साझेदार ही उसे अपग्रेड करेंगे और इनमें अत्याधुनिक प्रणालियों को लगाया जाएगा और सेना की आवश्यकताओं के हिसाब से ये टैंक अपग्रेडेड किए जाएंगे। अगली अपडेट इंडियन एयरफोर्स को लेकर आ रही है। वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि भारतीय वायुसेना जल्द ही 17 IL-76 हैवी लिफ्ट विमानों को अपग्रेड करने के लिए 4000 करोड़ के प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने वाली है, जो कि मुख्य तौर पर ओवरहॉल और आधुनिकीकरण के साथ साथ बदलने की योजना के हिस्से के रूप में है। ये सोवियत एरा के जंबो ट्रांसपोर्ट जो कि कम उपलब्धता और पुराने एवियोनिक्स से ग्रसित है, जिसकी वजह से इन बेड़ों की जो ताकत है वो पूरी नहीं है। आपको बता दें कि सबसे पुराना विमान अब 38 वर्ष का है और सबसे जो युवा विमान है वो 32 वर्ष का हो रहा है। ऐसे में इस बेड़े की औसत सेवा क्षमता केवल 38% है। उनमें से अधिकांश पुर्जों की खराब उपलब्धता के कारण वे ग्राउंड पर हैं। कुछ वर्ष पहले किए गए सुझावों पर आधुनिकीकरण की योजना बनाने और कार्रवाई करने से भारतीय वायुसेना लंबे समय से बच रही है। इंडियन एयरफोर्स ने विचार विमर्श किया था कि पुराने IL-76 विमान प्राप्त करने के लिए सुझाव दिए गए थे, जो अभी भी पुराने D-30 KP टर्बोफान इंजनों के द्वारा संचालित है, जिन्हें आधुनिक एवियोनिक्स के साथ आधुनिक PS-90A-76 टर्बोफान बाईपास इंजनों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सके, जो वर्तमान विमान के मानकों को पूरा करने के लिए उड़ान भरते हैं। हालांकि इनको अपग्रेड करके इनकी उम्र को 15 साल और बढ़ाया जा सकता था, लेकिन पिछले 5 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहीं 11 अमेरिकी जंबो ट्रांसपोर्ट C-17 की खरीद, जिसे बेड़े की औसत सेवा क्षमता 100% के करीब है। इंडियन एयरफोर्स अभी भी 2 और C-17 खरीदना चाहती है, भले ही बोइंग के द्वारा इसकी असेंबली लाइन को बंद कर दिया हो। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि नौसेना हेलीकॉप्टर्स को लेकर आ रही है। डोकलाम में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत नौसेना यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के निर्माण की योजना के साथ अब सबकी निगाहें स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के एक महत्वपूर्ण परीक्षण पर है, जिसे नौसेना के जहाज जनित अभियानों के लिए संशोधित यानी कि मॉडिफाई किया जा रहा है। जिसमें महत्वपूर्ण जो परीक्षण है वो है फोल्डिंग टेल बूम, और ऐसा कहा जा रहा है कि इसका परीक्षण अगले महीने तक हो सकता है, जो ये प्रदर्शित करने के लिए है कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर आसानी से हैंगर और युद्धपोतों के हेली डेक में फिट हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि नौसेना के निर्देशों के अनुसार HAL इस पार्ट को मॉडिफाई कर रहा है। परीक्षण का संचालन HAL के द्वारा किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत 111 नए यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों का अधिग्रहण करने की नौसेना की योजना के 1 वर्ष से अधिक समय तक कोई प्रगति नहीं होने के कारण इस तरीके के संशोधन की जो मांग है वो की गई। वहीं भारतीय निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए होने वाली प्रतियोगिता में HAL को शामिल न किए जाने पर चिंता जताए जाने के बाद ये योजना ठप हो गई है।
हालांकि नौसेना ने तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहले से ही 20 से अधिक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को पट्टे पर लेने की आवश्यकता मंगाई है। HAL के हेलीकॉप्टर जो कि पहले वायुसेना, सेना और नौसेना के साथ सर्विस में है, लेकिन नौसेना अपने हेलीकॉप्टरों को वॉरशिप से संचालन करना चाहती है, लेकिन इसमें एक तरह से हेलीकॉप्टर की पूंछ और एक पूरी तरह से वापस लेने योग्य रोटर ब्लेड का अभाव है, जो इस तरीके के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। सूत्रों ने कहा कि फोल्डिंग टेल को जल्द ही अगर प्रदर्शित किया जाएगा और वापस लेने योग्य रोटर ब्लेड के अगले चरण पर काम किया जाएगा और 2 साल के भीतर इसके तैयार होने की फिर उम्मीद की जा सकती है। फोल्डिंग रोटर ब्लेड के लिए डिजाइन का काम पूरा हो चुका है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस तरीके के मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर्स युद्धपोतों पर नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। आपको बता दें कि ALH के नए संस्करण को किसी भी प्रकार के सेंसर या हथियारों के साथ भी फिट किया जा सकता है। अगली अपडेट CDS जनरल विपिन रावत को लेकर आ रही है। हाल ही में CDS जनरल विपिन रावत ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो फोर्सेस की प्रस्तावित वापसी के बाद अफगानिस्तान में विकसित हो रहे वैक्यूम से वे चिंतित है। जनरल रावत ने बताया कि ये जो व्यवधान है वो अफगानिस्तान में विदेशी सैनिकों की वापसी के द्वारा बनाई गई जगह में कदम रखेगा। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से 1 मई से शुरू होने वाले अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध को समाप्त करने के लिए वापस बुलाए जाने का निर्णय लिया है। नाटो के अफगानिस्तान से सेना की वापसी का मतलब होगा कि 2 दशक में फैले देश के सबसे लंबे युद्ध को समाप्त करना। यानी कि CDS जनरल विपिन रावत का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर यहाँ से अमेरिकी सेना वापस जाती है तो पाकिस्तान, तालिबान और जो अन्य विद्रोही संगठन है वो फिर से यहाँ पर पैर पसार लेंगे। और ऐसे में ये टेंशन भारत के लिए इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि भारत का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में भी हो रखा है, जो कि प्रभावित हो सकती हैं। बढ़ते अगले अपडेट जो कि मिशन गगनयान को लेकर आ रही है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग करने के लिए इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते की घोषणा भारत की यात्रा पर आए फ्रांस के विदेश मंत्री के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुख्यालय के दौरे के दौरान की गई। इसरो ने फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES से गगनयान मिशन में मदद करने और इस कार्य में इसके एकल यूरोपीय सहयोग के रूप में सेवा देने को कहा है। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि समझौते के तहत CNES भारत के फ्लाइट फिजिशियन और CAPCOM मिशन नियंत्रण टीमों को सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण एप्लीकेशन के विकास के लिए फ्रांस में अपने केंद्र में तथा अंतरिक्ष अभियानों के लिए CNES के ताउलेस अंतरिक्ष केंद्र में और तथा जर्मनी के यात्री केंद्र में प्रशिक्षण देगा। समझौते के तहत CNES इस मिशन के दौरान वैज्ञानिक प्रयोग योजना के क्रियान्वयन, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा फ्रांसीसी उपकरणों, उपभोज्य वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों का इस्तेमाल किए जाने जैसी कई चीजों में सहयोग करेगा। CNEC के द्वारा विकसित फ्रांसीसी उपकरण परीक्षणों में खरे उतर चुके हैं और ये अब भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में काम कर रहे हैं तथा ये भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के काम आएंगे। इसमें कहा गया है कि CNES फ्रांस निर्मित अग्निरोधी बैग भी उपलब्ध कराएगा जो उपकरणों को विकिरण से बचाएंगे। CNES ने कहा कि सहयोग को आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।